नमस्कार दोस्तों आज के टॉपिक में या आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है क्या? पहले एक्रू को समझते हैं, अराइज को समझते हैं। क्या होता है कि आप इंडियन सिटीज़न हैं, आप इंडिया में ही रहते हैं, आपकी जितनी भी कमाई है वो इंडिया से ही हो रही है, तो आपके उस केस में तो टेंशन है ही नहीं। लेकिन कोई बाहर का बंदा, कोई आउटसाइड इंडिया का बंदा वो है अपने देश में, लेकिन उसकी इनकम यहाँ से, इनकम का जो सोर्स है वो ये जनरेट हो रहा है। इनकम का जो सोर्स है वो इंडिया है, मतलब इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं तो वो मान लिया जाएगा कि इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है। इनकम एक्रू कहाँ से हुआ है, जनरेट कहाँ से हुआ है, वो इनकम की बात आई कहाँ से, वो अगर वो इंडिया से आई है तो उसको हम मान लेंगे कि इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है। जनरली अगर इंडियन गवर्नमेंट किसी को भी पे कर रही है, किसी भी फॉरेनर को पे कर रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है। अगर किसी फॉरेनर ने इन्वेस्टमेंट किया, उस इन्वेस्टमेंट से होने वाले बेनिफिट को या जो पैसा मिला है उसको, उस पैसे को इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ कर लिया, तो भी मान लिया जाएगा कि भाई ये तो बिज़नेस, इंडिया में बिज़नेस सेटअप कर लिया इसने। तो बेसिकली आपके लेवल पे इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ जहाँ से, जिसकी इनकम इंडिया से जनरेट हो रही है, सोर्स इंडिया से जनरेट कर रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। इसमें कुछ बेसिक से रूल हैं, बस आपके लिए जनरल सा इतनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है कि इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया का मतलब ये बनता है कि वो इनकम जो इंडिया से जनरेट किया जा रहा है, इंडिया के रिसोर्सेज को यूज़ करके जनरेट किया जा रहा है, उसको हम बोलेंगे इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक, इस जो पॉइंट्स हैं इस टॉपिक में कवर किए गए हैं, ताकि हम इस टॉपिक को भी एक बार बुक से कवर कर लेते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि इसमें क्या मेंशन किया गया। इनकम, व्हाट इज़ एक्रूवल ऑफ इनकम। इनकम एक्रूड इन इंडिया इज़ चार्जेबल टू टैक्स इन ऑल केसेज इरिस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। इरिस्पेक्टिव मतलब कि ये जानने के लिए कि इनकम इंडिया में एक्रू हुआ है या नहीं, इसके लिए हम किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक नहीं करेंगे। मतलब हम ये देखने नहीं जा रहे हैं कि वो जापान का या अमेरिका का है। हमारा मेन मोटिव है कि वो इनकम कहाँ से जनरेट हुआ है। तो इसीलिए इनमें लिखा है कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस का कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है जब हम ये डिसाइड करने जा रहे हैं कि इनकम है क्या। असेसी कहीं का भी हो। द वर्ड एक्रू एंड अराइज आर यूज्ड इन कॉन्ट्राडिस्टिंक्शन टू द वर्ड रिसीव। जो रिसीव है कि भाई इनकम रिसीव किया है, उस रिसीव की जगह ही यूज़ किया जा रहा है एक्रू और अराइज। मान लीजिए इनकम तो यहाँ एक्रू हुआ है, इनकम इंडिया में अराइज हुआ और रिसीव किया है अमेरिका में, तो क्या उसको टैक्स नहीं करेंगे? नहीं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो एक्रू और अराइज कहाँ से हुआ है। इसीलिए रिसीव की जगह एक्रू और अराइज भी यूज़ कर सकते हैं। इनकम इज़ सेड टू बी रिसीव्ड। इनकम को रिसीव्ड मान लिया जाएगा व्हेन इट रीचेज द असेसी, जब वो असेसी को मिलेगा। व्हेन द राइट टू रिसीव द इनकम, मतलब कोई इनकम रिसीव करने का अगर राइट भी जनरेट हो गया, सेल किया, पैसा आया नहीं, लेकिन राइट तो हो गया ना जनरेट कि भाई मुझे कल उठ के उससे पैसा लेना है। अगर राइट भी जनरेट हो गया तो हम उसको मान लेंगे अराइज एक्रू। इनकम अराइज हो चुका है, इनकम एक्रू हो चुकी है, इट इज़ सेड टू एक्रू और अराइज। मतलब जब आपके पास राइट हो गया, राइट टू रिसीव हो गया, तो मान लिया जाए कि इनकम एक्रू और अराइज हो गया। तो ये एक बेसिक सी डेफिनेशन थी या फिर छोटा सी अंडरस्टैंडिंग थी। अब देखते हैं कि किस केसेज में डीम्ड, मतलब इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। ये दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है कि कब हम मान लेंगे कि डिम्ड मतलब क्या होता है, मान लेना। डिम्ड मतलब क्या होता है, मान लेना। आपने अगर ये ट्रांजैक्शन की है ना, तो ये मान लिया जाएगा कि ये एक्रू और अराइज इन इंडिया ही हुआ है। मान लेना। अब जैसे मान लेते हैं कि इस रूम में कोई नहीं है और अचानक से इस रूम से एक किताब गायब है, और आपके अलावा इस रूम में कोई और नहीं है, और एक किताब यहाँ से गायब है, तो ये मान लिया जाएगा कि वो किताब ज़रूर आपने ही लिया है। तो इसी चीज़ से डीम्ड वाली जो सिचुएशन है, मान लेना, तो वो कौन कौन सी इनकम है जिसको मान लिया जाएगा कि ये इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया है। पहला सिचुएशन, इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल विच फॉल्स अंडर द हेड सैलरी इज डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया इफ सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया। मतलब कोई भी व्यक्ति
अगर वो इंडिया में सर्विस दे रहा है और उसके बदले उसकी सैलरी मिल रही है या सैलरी इनकम जनरेट हो रही है, तो ये मान लिया जाएगा कि इनकम डीम्ड और एक्रू और अराइज इन इंडिया है। कोई अमेरिकन है, अगर वो इंडिया में सर्विस देने के बदले उसको पैसा मिल रहा है, इंडिया में उसने सर्विस दी है, तो उसको मान लिया जाएगा कि ये जो इसकी सैलरी इनकम है वो एक्रू और अराइज इन इंडिया है। तो इसमें ध्यान देने की बात और अंडरलाइन करने की बात क्या है, सर्विस इज रेंडर्ड इन इंडिया। सर्विस कहाँ है? इंडिया में रेंडर होना चाहिए। अगर सर्विस रेंडर की है अमेरिका में, एक अमेरिकन ने सर्विस रेंडर किया अमेरिका में, तो फिर उसको बात ही नहीं आती है। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, सैलरी रिसीव्ड बाय इंडियन नेशनल्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट से किसी इंडियन व्यक्ति को क्या मिल रहा है? सैलरी रिसीव मिल रहा है, वो भी आउट ऑफ इंडिया। कहाँ मिल रहा है? अभी आउट ऑफ इंडिया किसको सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी या फिर इंडियन गवर्नमेंट पैसा देगी? ये जो IFS ऑफिसर होते हैं ना, इंडियन फॉरेन सर्विस के लोग जो एम्बेसी में काम करते हैं अलग अलग देशों में जाके, उनको कौन सैलरी दे रहा है? उनको इंडियन गवर्नमेंट ही तो सैलरी दे रही है। तो ऐसे लोगों की जो इनकम है वो तो सर्विस दे रहे हैं आउटसाइड इंडिया, बट उनको पे कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट कर रही है पेमेंट। तो ये मान लिया जाएगा एक्रू और अराइज इन इंडिया है। हाँ, लेकिन अगर उनको कोई अलाउंस दिया जा रहा है, टेलीफोन अलाउंस, कार अलाउंस या जो भी है, परक्यूजिट दिया जा रहा है, नौकर मिले हैं उनको, बहुत सारे नौकर चाकर मिले हैं, गाड़ी और मिली है, तो ये सब एग्जेम्प्ट है टैक्स से, उसको ऊपर टैक्स नहीं है। सिर्फ सैलरी पोर्शन को ही माना जाएगा इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया, इवन वो बाहर काम कर रहा है लेकिन इंडियन गवर्नमेंट उसको पैसा दे रही है। थर्ड पॉइंट, dividend received by a shareholder from an Indian company is always deemed to be accrue or arise in India। मतलब अगर कोई इंडियन कंपनी अपने शेयर होल्डर को, जिस कंपनी के लोगों ने शेयर्स रखे हैं, अगर वो कंपनी अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट लोगों में बांट देती है तो उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये मान लिया जाएगा उन लोगों के हाथ में ये टैक्स है, ये इंडिया में ही टैक्स किया जाएगा, ये एक्रू और अराइज इन इंडिया ही मानी जाएगी। फोर्थ देख लेते हैं, अगर इनकम हो रही है किसके लिए? इंटरेस्ट इनकम, रॉयल्टी इनकम, टेक्निकल फ़ीस इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या होती है? मतलब आपने कोई फार्मूला दे दिया गवर्नमेंट को या किसी व्यक्ति को, वो फार्मूले के बदले आप पैसा ले रहे हैं। आपने इंडियन गवर्नमेंट को कोई फार्मूला दिया, इंडियन गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है। आपने किसी इंडियन पर्सन को कोई फार्मूला दे दिया, उसके बदले इंडियन कंपनी आपको पैसा दे रही है। और आपने कोई टेक्निकल सर्विस दे दिया जो इंडिया के पास नहीं थी, ऐसी सर्विस आपने दे दिया। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जब मेट्रो के लिए खुदाई का काम होता है या फिर हॉल बनाए जाते हैं अंदर में कंस्ट्रक्शन करके, तो कुछ ऐसे सर्विसेज हैं जो फॉरेनर से ली जाती है, टेक्निकल सर्विसेज। तो दोस्तों इस केस में क्या करें? तो इसके लिए इन्होंने बोला है कि रूल देखते हैं। रूल 1, अगर आप गवर्नमेंट से आपको क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निक। इंडियन गवर्नमेंट अगर किसी को इंटरेस्ट पे कर रही है, रॉयल्टी पे कर रही है, टेक्निकल फ़ी पे कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी हो, तो ये मान लिया जाएगा डीम्ड टू और एक्रू और अराइज इन इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी व्यक्ति को इंटरेस्ट दे रही है, पैसा लिया उसने लोन गवर्नमेंट ने और उसके बदले इंटरेस्ट दे रही है, चाहे किसी भी फॉरनर को, किसी भी व्यक्ति को, तो इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या स्टेट गवर्नमेंट दे रही है तो वो मान लिया जाएगा डीम्ड और एक्रू अराइज इन इंडिया। रूल 2, अगर इनकम आपको किसी इंडियन से हो रही है, मतलब आपने इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, इस बार स्टेट गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया, आपने किसी इंडियन पर्सन को दिया है, इंडियन पर्सन को दिया है, और उससे आप क्या चार्ज कर रहे हैं? इंटरेस्ट, रॉयल्टी फ़ीस, टेक्निकल फ़ीस दे रहे हैं, मतलब ये ले रहे हैं आप इससे। तो अगर किसी रेजिडेंट पर्सन से, किसी इंडियन पर्सन से अगर आप इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ीस के बदले पैसा ले रहे हैं, इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, रॉयल्टी चार्ज कर रहे हैं, टेक्निकल फ़ी चार्ज कर रहे हैं, तो मान लिया जाएगा डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। लेकिन ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन फॉलोइंग केसेस। किस किस केस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा वो एक बार देख लेते हैं। तो ये है, एक सेकेंड, तो दोस्तों ये रूल, दिस रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस। पहला, इफ़ borrowed money is utilized by the payer for carrying on a business profession outside India or for earning any income outside India। मतलब आपसे जो पैसा लिया किसी इंडियन व्यक्ति ने, उस पैसे का इस्तेमाल वो बाहर
मतलब इंडिया के बाहर बिजनेस कर रहा है, इंडिया के बाहर किसी भी पैसा कमाने के लिए उसने यूज़ कर लिया और उसके बदले अगर आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो वो इनकम और एक्रू अराइज इन इंडिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसका तो बिज़नेस है ही नहीं उस बंदे का इंडिया में। तो इस केस में आपकी इनकम बच जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगी। बी पार्ट देख लेते हैं। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टेक्निकल फ़ी पर्टेन टू अ बिजनेस और प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय द पेयर आउटसाइड इंडिया और अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया। मतलब अगर रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट किसी व्यक्ति को दी जा रही है और वो बंदा उस जो पैसा उसने लिया है जिसके बदले वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, उस पैसे का इस्तेमाल आउटसाइड इंडिया में कर रहा है। अगर रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट जिस पैसे के लिए वो आपको कर रहा है, वो पैसा अगर इस्तेमाल उस व्यक्ति ने बाहर कमाने के लिए किया है, आउटसाइड इंडिया किया है, किसी भी टाइप की इनकम जनरेट करने के लिए, तो इंडिया में इनकम एक्रू और अराइज इंडिया नहीं माने जाएगा। तो ये था रूल 2। रूल 3, व्हेन रिसीव्ड फ्रॉम अ नॉन रेजिडेंट, अगर आप किसी नॉन रेजिडेंट से, मतलब जो इंडिया का नहीं है, अगर उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, रॉयल्टी मिल रहा है, टेक्निकल फ़ीस मिल रहा है नॉन रेजिडेंट से, तो वो इनकम एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। लेकिन कब माना जाएगा? जब उस पैसे का इस्तेमाल वो क्या कर रहा है, इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन करने के लिए कर रहा है। मतलब जिस पैसे के बदले वो आपको इंटरेस्ट दे रहा है, रॉयल्टी दे रहा है, या जिस सर्विसेज के बदले रॉयल्टी दे रहा है, जिस सर्विस के बदले टेक्निकल फ़ीस दे रहा है, अगर वो सर्विसेज का इस्तेमाल वो नॉन रेजिडेंट इंडिया में बिजनेस और प्रोफेशन कमाने के लिए कर रहा है, तब तो वो इंडिया में आपकी इनकम एक्रू और अराइज इंडिया मान ली जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। बी पार्ट देख लेते हैं। पेमेंट, नॉन रेजिडेंट का ही पार्ट देख रहे हैं। बी, पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टेक्निकल फ़ी पर्टेन टू अ बिजनेस प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय पेयर इन इंडिया और अर्निंग एनी इनकम इन इंडिया। अगर आप बिज़नेस और प्रोफेशन कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, और उसके बदले आप उसको इंटरेस्ट, रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट कर रहे हैं, अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिया में बिजनेस प्रोफेशन कर रहा है, ठीक है, इंडिया से इनकम जनरेट कर रहा है, उसके बदले अगर रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ीस की पेमेंट किसी को कर रहा है, तो उस बंदे की इनकम इंडिया में डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान ली जाएगी। और जो लास्ट पॉइंट है इसका, वो है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया बाय अ फॉरेन बैंक फ्रॉम इट्स ब्रांच इन इंडिया इन दी हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट इनकम शैल बी डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। मतलब इंटरेस्ट रिसीव कहाँ कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं। कोई फॉरेन बैंक इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है इंडिया के बाहर, लेकिन उसका ब्रांच कहाँ है? ब्रांच तो इंडिया में है, ब्रांच इंडिया में है, लेकिन इनकम बाहर रिसीव कर रहा है। तो ऐसे केस में भी इनकम एक्रू और डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया मान लेंगे। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसे समझना और इसको बार बार आप देखेंगे, बार बार एक से दो बार इसको रीड आउट कर लेंगे और 2 से 3 बार इसको सुन लेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और ये पूछा भी जा सकता है कि वो केसेस बताइए जब इनकम डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया माना जाएगा। तो दोस्तों अब हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और कोशिश करेंगे कि जो इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है उसको कवर करने की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसे ही नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी नए नए लेक्चर्स के बारे में। और लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।